स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 5 में। और आज हम आंध्र प्रदेश सर्कल का 2022 का जो GDS टू MTS एग्ज़ाम था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है any post office which is situated on a line of through mail communication and receive and sort bag intended for officers in advance without opening them। ठीक है, तो देखिए ओके, एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जो बैग्स को, जो मेल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद बैग्स को सॉर्ट करता है और उसमें जो उसको ओपन नहीं करता। ठीक है, उन बैग्स को विदाउट ओपनिंग देम। तो ऐसा ऑफिस जो कि बंद बैग को रिसीव करता है और बंद बैग को ही आगे भेज देता है, उसको हम बोल देते हैं ट्रांजिट ऑफिस। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर सॉर्टिंग होती है, बैग्स को खोला जाता है, उसका जो कंटेंट है उसको बाहर निकाला जाता है, उसकी सॉर्टिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग ऑफिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a sub office situated in a town or its suburb where there is also a head office is termed as, इसको बोलते हैं टाउन सब ऑफिस। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, अगर देखिए किसी शहर में हेड ऑफिस है और शहर काफी बड़ा है, तो लोगों की डिमांड के हिसाब से शहर के अलग अलग हिस्सों में और पोस्ट ऑफिस भी होंगे। वो सब ऑफिस भी हो सकता है, वो ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है। ये जो हेड ऑफिस के आसपास ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस होते हैं, इनको हम टाउन सब ऑफिस या टाउन ब्रांच ऑफिस बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, the office established at the headquarter of a postal circle and deal with unclaimed and refuse article without address or with undeciphered or incomplete address is defined as। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि वो ऑफिस जो हेडक्वार्टर पर होता है पोस्टल सर्कल के, यहाँ पर वो आर्टिकल जहाँ तो जिनका कोई दावेदार नहीं है या जिनको रिफ्यूज कर दिया गया है, या जिन पर जो पता है, जो एड्रेस है वो पूरा नहीं है, या उस पर जो पता लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा पा रहा है, या इनकम्प्लीट एड्रेस है, उनसे डील करता है, उसको बोलते हैं रिटर्न्ड लेटर ऑफिस, RLO। इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में हम RLO भी बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। जो इनकरेक्टली है मीन्स कि जो गलत है, हमने उसको देखना है जहां पर। तो CRC प्रोसेसिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन वर्क, AMPC हाई स्पीड सॉर्टिंग विद मशीन, DBO पोस्टल स्टोर डिपो, MMC असिस्टेंट सेंटर फॉर कस्टमर। ठीक है, तो जहां पर अगर आपने DBO के बारे में पढ़ा ही है, तो DBO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, जो कि RMS में HRO या SRO में होता है। ठीक है, तो पोस्टल स्टोर डिपो जहां पर गलत ऑप्शन है, क्योंकि गलत ही पूछा गया है, तो C इज द राइट आंसर। ठीक है, AMPC होता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं लेटर्स को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है,
अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यू बैग। ठीक है, तो इनमें से ड्यू बैग कौन सा होता है? देखिए, पार्सल बैग इज नॉट अ ड्यू बैग, क्योंकि अगर पार्सल बुक नहीं होगा तो पार्सल बैग भी नहीं बनेगा। कैंप बैग भी तभी बनेगा अगर कैंप होगा, अगर किसी हाई ऑफिसर का कैंप होगा आपके एरिया में। पैकेट बैग भी तभी बनेगा अगर पैकेट बनाया जाएगा, तो जैसे 10-15 रजिस्टर्ड लेटर मिलकर उसका एक पैकेट बनाया जाता है। लेकिन मेल बैग जो होता है वो ड्यू बैग होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमने गलत स्टेटमेंट को चेक लगाना है। पहला है एवरी लेटर, पैकेट, पार्सल हैज टू बी स्टैम्प विद एट लीस्ट वन पोस्ट ऑफिस। यहाँ लिखा है कि चाहे कोई लेटर हो, पैकेट हो या पार्सल हो, उस पर कम से कम एक पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैम्प का लगना जरूरी है। तो जो पहला ऑप्शन है वही गलत है, क्योंकि कम से कम दो पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैम्प का लगना जरूरी होता है किसी चीज पे। एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस का, दूसरा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का। सो फर्स्ट इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अ, बाकी के ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी भी आपको समझा देता हूं कि पोस्ट ऑफिस, अगर आपने कोई नाजुक चीज, दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमें ये बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस किसी भी फ्रेजाइल चीज, फ्रेजाइल मतलब कि वो वस्तु जो आसानी से टूट सकती है, उसको बचाने का कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता। वो आपकी पैकिंग पर है, आपने पैकिंग कैसी की है उस हिसाब से। अगर वो बच जाएगी तो ठीक है, अगर टूट जाएगी तो पोस्ट ऑफिस उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल दोस्तों नहीं होगा। ठीक है। और सभी जो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी की बात अभी कर रहा हूँ, सभी जो आर्टिकल है वो कम से कम इतने मजबूत तो होने ही चाहिए कि अगर हम उस पर डेट स्टैंप लगाएं तो वो उसको सह सके, उससे वो डैमेज ना हो जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स एज टू अ सीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें करेक्ट ऑप्शन को जहां पर ढूंढना है। The public are advised not to use sealing wax for seal outside unregistered letter and packet। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, कि पब्लिक को एडवाइस किया जाता है कि अगर अनरजिस्टर्ड लेटर है या पैकेट है उसके बाहर सील ना लगाई जाए। When sealing wax is used for seal outside unregistered letter and packet, a piece of tissue or a thin paper should be laid on wax। दूसरा ऑप्शन भी सही है। The precaution recommended is especially necessary in the case of article for foreign country। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था मेरे किसी दोस्त का। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ये बताया गया है कि जब हम वैक्स लगाते हैं तो देखिए ये लेटर है और हमें यहाँ पर वैक्स लगानी होती है ताकि उसको खोल ना सके कोई। अगर वैक्स पर सीधी हम स्टैंप रख देंगे तो उसके ना जो एज होते हैं वो तीखे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी के जो आर्टिकल है उसको नुकसान हो सकता है। तो क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप जब वैक्स को गर्म कर कर लगाएं तो उसके ऊपर एक टिश्यू का पीस रख दें और उसके ऊपर वैक्स लगाएं, ताकि जो उसके जो एजेस हैं वो किसी बाकी लेटर्स को नुकसान नुकसान जो है ना पहुंचा सके। एंड ऑप्शन ऑप्शन सी जो है कि अगर कोई कस्टमर फॉरेन को लेटर भेज रहा है, उस केस में जैसे मान लीजिए लेटर को दुबई जाना है या कोई अफ्रीकन कंट्री में जाना है, तो हॉट क्लाइमेट से गुजर कर उस लेटर को जाना होता है। तो उस केस में ये प्रिकॉशन का ध्यान रखना है कि वो लेटर ना ही खुद उसका कोई नुकसान हो, ना ही बाकी लेटर्स का नुकसान हो सके, इस तरह से सील करनी है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने इनमें से ढूंढनी है। पहले है कि एड्रेस को लेटर के पैरेलल लिखते हैं और उसको लोअर हाफ टुवार्ड्स द राइट हैंड हाफ। तो पहले में ये बताया गया है कि एड्रेस को लेटर के पैरेलल साइड लिखना है, राइट हैंड साइड लोअर साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अ क्लियर मार्जिन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द टॉप शुड बी लेफ्ट। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना होता है पोस्टेज स्टैंप के लिए, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। अ पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ए ब्लॉक लेटर, तीसरा भी सही है। द पिन कोड ऑफ ए पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड अबव, ये फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन ही पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन द एड्रेस इज ऑप्शनल। इसमें से कौन सी चीज ऑप्शनल है, अभी का ये क्वेश्चन है। देखिए 2022 में मोबाइल नंबर ऑप्शनल था लेकिन अभी मैंडेटरी हो गया है, तो पहले के केस में तो ये था, ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं आएगा। तो अभी मोबाइल नंबर भी कंपलसरी हो चुका है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, in the case of article addressed to a foreign country, the address should be written in Roman letter and Arabic figure. Option A is the right answer. इसको आपने इसी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, in connection with the post office RD account, RD अकाउंट के बारे में, which is not a true, मीन्स इसमें से हमें पूछा गया है कि वो स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है, मीन्स जो इनकरेक्ट है। पहला है अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश एंड चेक, ये सही है। मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली डिपॉजिट इज 100 एंड अबव, ये भी सही है। अकाउंट कैन बी प्री मेच्योर क्लोज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, ये भी सही है। RD अकाउंट कैन बी रिटेन अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी विद डिपॉजिट ऑल्सो। जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, वन किसान विकास पत्र फॉर ₹50,000 ओपन ऑन 30/12/2021 विल मैच्योर ऑन, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो केवीपी का टेन्योर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देना पड़ेगा। जैसे जो अभी का केवीपी का टेन्योर है मैं आपको उससे बता देता हूँ। बैंकिंग, अभी देखिए जो केवीपी है वो 115 महीने में मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो पहले ज़्यादा समय में मैच्योर होते थे, तो उस हिसाब से उसका आंसर देना है। लेकिन अभी अगर अभी का जो एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आपने ये चेक करना है कि कितने महीनों में जो केवीपी है वो मैच्योर होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उस जो नई मैच्योरिटी टेन्योर है उस हिसाब से आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो ये इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक फिक्स बता दूं क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो इसीलिए आपको प्रेजेंट सिनेरियो में देखकर ही इसका आंसर देना है। 30 नंबर क्वेश्चन कि आरपीएलआई को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आरपीएलआई को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों 1995 में, 24/3/1995। क्वेश्चन नंबर 14, डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। देखिए ये तो हम सभी को पता ही है क्योंकि हमने जो पूरा वॉल्यूम पढ़ा है इसकी डेफिनेशंस पढ़ी है। सो चैप्टर 1 ऑफ द वॉल्यूम 5 विच कंटेन द डेफिनेशंस। रूल 4 ऑफ द पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ। जो ये मैनुअल है इसके रूल 4 में किसकी डेफिनेशन है, तो वो है सुप्रिटेंडेंट की डेफिनेशन या सीनियर सुप्रिटेंडेंट की डेफिनेशन रूल नंबर 4 में हमें देखने को मिलती है। 16 में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 23 पोस्टल सर्कल, बिल्कुल सही। पूरी इंडिया को 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है और पोस्टल सर्विस बोर्ड इज द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी।
तो इस केस में क्योंकि दोनों ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है तो हम ऑप्शन नंबर सी को चेक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें सर्कल और उसका जो है हेडक्वार्टर बताना है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ इनकरेक्ट बताना है। छत्तीसगढ़ का रायपुर सही है, दिल्ली का न्यू दिल्ली सही है, हरियाणा का अंबाला और उड़ीसा का कटक, इस दोनों में से चूज हमें करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे तो हम हरियाणा का भी ना जो अंबाला कैंट है, अंबाला नहीं है सिर्फ, तो दोनों ही गलत ऑप्शन है वैसे। लेकिन उड़ीसा का भुवनेश्वर है तो ये पूरा गलत हो जाता है, तो ऑप्शन सी हम इस केस में चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सो फार एज द पब्लिक इज कंसर्न देयर इज नो डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ ए सर्विस रेंडर बाय सब ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एंड हेड ऑफिस। ठीक है, पब्लिक में जो देखिए, जैसे कि कोई पब्लिक डीलिंग के लिए आता है, उसके लिए चाहे वो हेड ऑफिस में चले जाए चाहे वो सब ऑफिस में चले जाए, उनको वो सेम ही लगता है। लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ पावर हेड ऑफिस के पास ऐसी होती है जो सब ऑफिस के पास नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है कि एसओ और एचओ में पब्लिक को कोई फर्क नज़र नहीं आता, क्योंकि ब्रांच ऑफिस में बहुत लिमिटेशंस होती हैं। ब्रांच ऑफिस में आप ज़्यादा पैसे निकलवा नहीं सकते, पीपीएफ का अकाउंट नहीं खोल सकते, तो उस केस में ब्रांच ऑफिस पब्लिक के लिए अलग दिखता है, लेकिन उसको सब ऑफिस और हेड ऑफिस में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी बुक टू दी एड्रेस टू आर्मी पोस्ट ऑफिस। जो आर्मी में पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर ना ही तो हम वीपीपी भी नहीं बुक कर सकते और मनी ऑर्डर भी नहीं बुक कर सकते, तो इस केस में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। According to the timing given in the clause 5 of the post office guide part 1, the working hour of a night post office are generally fixed by। नाइट पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग आवर फिक्स करता है दैट इज द हेड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जो फिक्स करता है दैट इज द हेड ऑफ ए सर्कल। अगर पूछे कि एक्सटेंड कौन कर सकता है तो डीजी एक्सटेंड कर सकता है। फिक्स कौन करेगा? हेड ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 21, पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ए ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 घंटे। जैसे जीडीएस भाई है वो 5 घंटे के लिए मैक्सिमम और 4 घंटे के लिए मिनिमम काम करते हैं, चाहे वो ब्रांच ऑफिस में हो, चाहे वो ग्रामीण डाक सेवक हो, चाहे वो किसी एसओ में लगे हो, इनका जो वर्किंग टाइम है यही होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ ए मेघदूत पोस्ट कार्ड? इसका होता है दोस्तों रेट 25 पैसे, और इसकी एक खास बात होती है, इस पोस्ट कार्ड में इस साइड हमें एड्रेस लिखना होता है और ये साइड एडवर्टाइजमेंट के लिए खाली होता है, और इसके कारण ये जो पोस्ट कार्ड है ये सस्ता भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रेट ऑफ वेयर हाउसिंग चार्जेस पर डे ऑन वीपी पार्सल फॉर डिटेंशन बियॉन्ड ए 7 डे? ऐसा है कि 7 दिनों के बाद जो वीपी का आर्टिकल है उसको वापस करना होता है, लेकिन अगर कस्टमर लिख कर दे कि आप इसको और समय के लिए रख लो तो 7 दिनों के बाद भी इसको 1 हफ्ते के लिए रखा जा सकता है, लेकिन 7 दिन के बाद हर एक दिन के लिए उस वीपी पे अलग से चार्जेस लगेंगे, जिसको हम वेयर हाउसिंग चार्जेस बोलते हैं, जो कि 3 रुपए पर डे लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दी गई स्टेटमेंट से हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पहला है रेवेन्यू स्टैम्प कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ ए पोस्टेज, तो ये गलत है। दूसरी देखते हैं, पेमेंट ऑफ ए पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, तो हमें गलत चूज करनी थी, तो गलत ए है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि रेवेन्यू स्टैम्प को हम पेमेंट एज ए पेमेंट पोस्ट ऑफिस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करना है। पहला है कि अनपेड आर्टिकल आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल, तो ये तो सही बोला है उन्होंने कि अगर आप किसी लेटर पे पैसे लगाओगे ही नहीं, पोस्टेज स्टैंप लगाओगे ही नहीं, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस नहीं लेगा। ये सही है, और पूछा क्या गया है? गलत पूछा गया है।
तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अनपेड आर्टिकल आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं, आई थिंक ये भी सही है। तो इसमें से जो आई थिंक डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। गलत पूछा गया है, दैट इज द नन ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों चीजें सही हैं। 26, which of the following is incorrect in connection with the post box। पोस्ट बॉक्स के बारे में दी गई 4 स्टेटमेंट से गलत कौन सी स्टेटमेंट है, ये पूछी गई है। ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल आर डिलीवरी थ्रू द पोस्ट बॉक्स, ये तो दोस्तों सही है बिल्कुल। दी प्री सब्सक्राइब रेंट, पहली बात तो ये कि वो सभी लेटर प्रीपेड होंगे, फुली प्रीपेड होंगे। दूसरा, उसका जो रेंट है वो भी एडवांस में दिया गया होगा, तो ये भी सही है। तीसरा, रेंटर इज एंटाइटल्ड टू डिमांड दैट अ पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर शुड बी अलॉटेड टू देम। तो ये जो गलत है, जो रेंटर है वो अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता कि मुझे 7 नंबर दे दो, मेरा लकी नंबर है, जब मुझे 3 नंबर जो पोस्ट बॉक्स है वो अलॉट कर दिया जाए क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 27, locked post bag with the postal article placed inside the bag is handed over to the renter over the counter on a production of। देखिए, अगर पोस्ट बॉक्स का जो मालिक है वो अपने अपने जो आर्टिकल है वो लेने के लिए काउंटर पे आता है, तो उनको एक चीज दिखानी पड़ती है पोस्टल एम्प्लॉय को, जब पोस्टल एम्प्लॉय को, कि मैंने ही इसका रेंट दिया हुआ है। उसको हम बोलते हैं डिलीवरी टिकट। डिलीवरी टिकट एक तरह का आईडी कार्ड होता है जिसने वो रेंट है पोस्ट बैग का पे किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, if the amount to be recovered on a VP article not below rate 20, the article is taken delivery of at a counter of the post box, the amount may be paid in अगर 20 रुपए से ज्यादा अमाउंट है तो कस्टमर उसके लिए कैश भी दे सकता है और चेक भी दे सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ ए स्पीड पोस्ट विद इन सेम स्टेट, ठीक है। तो सेम स्टेट में जो स्पीड पोस्ट का आर्टिकल है 1 दिन से लेकर 4 दिन तक पहुंच जाता है। ये जो डिलीवरी स्टैंडर्ड है हमने वेबसाइट पर पढ़े थे, आप वहां पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द इंश्योरेंस फी फॉर ए रिटेल कस्टमर ऑफ अ आर्टिकल इंश्योर अप टू 200 रुपी। तो इसकी तो मैंने कैलकुलेशन भी दोस्तों की थी जब मैंने पढ़ाया था। तो इसका जो क्वेश्चन है आंसर है वो है 10 रुपये, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी चीज़ें समझ लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ नहीं लगी है तो ऐसा हो सकता है कि आपने क्लासेस नहीं नहीं लगाई है अभी तक, या फिर अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया है चीज़ों को। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो सा टॉपिक जिसमें से आपको लग रहा है कि मुझे अभी अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लें ताकि वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ लग सके, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।